हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंदुसार और अशोक यानी कि पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। ये वीडियो आती है दोस्तों हर रोज शाम को 5 बजे। यह आज का हमारा 8वां लेक्चर है। इससे पहले जितनी भी वीडियोस हैं आप वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियोस हेल्पफुल रहेगी स्पेसिफिकली जो पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ कोई भी टीचिंग एग्जाम हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर भी आपका जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज का पोर्शन आता है, वहां पर भी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि अगर हमने यहां से टॉपिक पढ़ा तो हम अपने डाउट्स को कैसे ले सकते हैं। तो जो भी आपका डाउट है या कोई भी क्वेरी है, आप बाद में किसी और बुक से पढ़ रहे हैं, किसी क्वेश्चन में अटक गए, किसी कंसेप्ट में अटक गए, तो वहां पर आपको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप हमारे जो YouTube चैनल है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसी के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप क्या करेंगे, आपको एक ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, फेसबुक ग्रुप का लिंक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उस ग्रुप में आप अपने जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वहां पर आप पोस्ट कर सकते हैं। बाकी लोग वहां पे आपकी हेल्प कर देंगे कि क्या आंसर होना चाहिए, किस तरीके से, और उस क्वेश्चन को हम अपनी अगली क्लास में भी इंक्लूड कर लेंगे या हम वीकली जो डाउट सेशन होंगे उसमें हम वहां पर इंक्लूड कर लेंगे। तो इससे आपके साथ साथ जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते हुए चलेंगे। इसके साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिस्ट्री की या इसके अलावा भी किसी भी एग्जाम की, डीएसएसबी, केवीएस में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप हमें अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपकी सिटी, आपका एग्जाम, ये तीनों चीज लिख के आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8447410108 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये यूट्यूब क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, इसमें हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर अपना कवर करेंगे। तो जैसे अगर आपका नाम है अमन तो अमन लिखेंगे, सिटी दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे, उसके बाद डीएसएसबी, पीजीटी हिस्ट्री, इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर आप हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कि लाइव कोर्सेज भी हैं और रिकॉर्डेड बैचेस भी, तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये ऐप दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, एंड्रॉइड और आईफोन पर, दोनों पर ही। तो स्टडी पोर्टल एक टीचिंग एग्जाम्स पर ही हम फोकस करते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल योर टीचिंग एग्जाम्स नीड्स, जैसे कि लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस। और अगर आप सिर्फ इन वीडियोस के माध्यम से ही अपनी तैयारी कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कोई आपके पास बुक नहीं है कि कहां से आप रेफर करें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टडी मटेरियल के लिए भी हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर है, सेम हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करना है और पेड बैचेज आप इस तरीके से ऐप पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं और वहां पर अलग अलग फोल्डर में कंटेंट सेक्शन होता है, जनरल पेपर का अलग, स्पेसिफिक का अलग, और इस तरीके से अलग अलग क्लासेस होती है पेड बैचेस में, जो आप देख सकते हैं। अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं और तो उसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पता ही है, 8447410108। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हर एक बुक की जो भी आपका सेक्शन है उसकी हर एक अलग अलग बुकलेट दी गई है, जिससे कि आपको अच्छे से हेल्प मिलेगी और आप अपनी तैयारी को बखूबी कर पाएंगे। अब शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर जो है हमारा हिस्ट्री का आज का चैप्टर। तो दोस्तों आगे की जो ये वीडियो है ये ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो आप यहाँ पर देख पाएंगे और अपने डाउट, जैसा कि मैंने आपको बोला, आप फेसबुक ग्रुप पर या फिर आप यूट्यूब सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। तो वही युग हम आज पढ़ने वाले हैं। कौटिल्य कौन था, ठीक है, बिंदुसार, अशोक, ये सारी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। जो ये मौर्य युग है, जो इसके राजा है, इसकी संस्कृति है, इसकी इकोनॉमी है, इसकी पॉलिटिकल लाइफ है, आपको कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक तो आपको मिलता है किससे जानकारी मिलेगी, अर्थशास्त्र, जो लिखा है कौटिल्य में। किसने लिखा है, कौटिल्य। इसके बारे में हल्का सा डिस्कशन करेंगे इसके बाद।
दूसरे नंबर पर है जो मेगास्थनीज की इंडिका है। ज्यादातर ये दो सोर्स बताए जाते हैं जहां से हमें मौर्य युग के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अशोक की इंस्क्रिप्शंस हैं, अशोक के अभिलेख जो उसने चट्टानों पे, रॉक पे लिखवाए हैं, ठीक है, पहाड़ों पे, पत्थरों पे लिखवाए हैं, वो अभिलेख हैं किसके? अशोक के। उनसे भी हमें पता चलता है। इसके अलावा कुछ बौद्ध टेक्स्ट भी हैं। बौद्ध टेक्स्ट में जैसे कि अशोक वादन उन्होंने लिखा है, उन्होंने देव वादन लिखा है, तो ये वाले जो टेक्स्ट है बौद्ध के, इनसे भी पता चलता है हमें, ठीक है। इसके अलावा एक और रचना है हमारी मुद्रा राक्षस। ये किसने की है? मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? मुद्रा राक्षस लिखी है विशाखा दत्त ने। अब देखो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का, या कौटिल्य बोलो, इसको चाणक्य बोल लो या विष्णुगुप्त बोल लो, ये तीनों नाम कैसे हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। अर्थशास्त्र में क्या है? अर्थशास्त्र में है कि एक राजा को अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए, एडमिन कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में है आपका अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य ने लिखी है। तो ये टोटल जो है आपका लगभग 15 भागों में ये बटा हुआ है। 15 भागों में बटने में 5 में आपका इंटरनल एडमिन के बारे में है कि इंटरनली एडमिन कैसे होना चाहिए, ठीक है। फिर 8 भागों में है डिप्लोमेसी, वार, या फिर उसके बाद इंटरस्टेट रिलेशन कैसे होने चाहिए। फिर आगे 2 में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त की बुक है, जो अपनी कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र, इससे हमें पता चलता है कैसे चीजें होनी चाहिए। क्या थी मौर्य युग में ये नहीं पता चलता है। तो इसमें सारी प्रशासनिक इकाई कि राजा को ऐसे कर वसूलना चाहिए, हर एक चीज से कर वसूलना चाहिए, राजा को राज्य चलाने के लिए मंत्री रखने चाहिए, तो कुछ चीजें थी जो मौर्य युग में थी। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये एग्जैक्ट नहीं मिलता है कि मौर्य युग में शायद ऐसा रहा होगा, इन्होंने लिखा कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग राम, ऐसा होना चाहिए। दूसरी पुस्तक है हमारे पास इंडिका। हम बोल रहे हैं कि हमें मेगास्थनीज की इंडिका से ये जो सारी चीजें हैं वो मिली है, लेकिन गौर की बात यह है कि इंडिका बुक अभी तक मिली नहीं है। इंडिका बुक हमें नहीं पता उस इंडिका बुक में क्या है, कितने पन्नों की है, कैसे लिखा है, वो हमें कुछ नहीं पता। तो हम क्यों बोलते हैं कि जो मेगास्थनीज है उसकी इंडिका से हमें सोर्सेस मिले हैं। तो बाकी और जो विदेशी राइटर्स हैं उनके रेफरेंस में, जैसे यूनानी है हमारे, तो उन्होंने अपने पुस्तकों में लिखा है कि मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य युग में उस टाइम पे एक मतलब 6 समितियां थी और इस तरीके से हर एक समिति में 5-5 सदस्य थे। तो ये जो जानकारी हमें और विदेशी राइटर्स के बारे में, उनकी पुस्तकों से बारे में पता चलता है, लेकिन जो ओरिजिनल इंडिका बुक है वो हमें नहीं मिली है। तो हम उन्हीं के रेफरेंस पर लेकर चलते हैं। हाँ ठीक है, उस टाइम पे इंडिका बुक थी, उन लोगों ने पढ़ी और उन लोगों के रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। जैसे हम लिख देते हैं ना रेफरेंस टू दिस बुक, इस बुक में ये है इसके अकॉर्डिंग, तो उस तरीके से। फिर उसके बाद है अशोक के अभिलेख से पता है। अशोक के जो अभिलेख है वो ना सिर्फ कि ये मैंने ये एरिया जीता जैसे कि राजा लगवाते हैं, बल्कि ये जो अभिलेख है वो प्रजा के लिए है। अगर उसमें कुछ मैसेज देना प्रजा को तो वो अभिलेख उसने लगा दिया। उसने धर्म का प्रचार करना है तो वहां पे उसने लगा दिया। उसने बहुत ज्यादा दान दक्षिणा दी तो उसका अभिलेख बनवा के लगवा दिया। तो इस तरीके के बहुत सारे अभिलेख हैं अशोक के जिससे हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। और क्या है अशोक के अभिलेख के बारे में, ये संस्कृत भाषा में नहीं है, ये प्राकृत पाली भाषा में है, खरोष्ठी में है, ब्राह्मी में है, अरामीक लैंग्वेज में है, जो हम आगे अभिलेख पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। बौद्ध टेक्स्ट में मैंने आपको बता दिया कि बौद्ध टेक्स्ट में क्या है, देववादम, अशोकवादम, मतलब अशोक के बारे में वहां पर है, देव के बारे में वहां पर है। क्यों होगा इतना सारा? क्योंकि इसने बौद्ध को बहुत सारी दान दक्षिणा दी है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसने दान दक्षिणा दी है, ठीक है। किस लेवल तक की दी है वो इसके पतन का कारण भी बनेगा, वो भी लिखेंगे। उसके अलावा मुद्रा राक्षस विशाल दत्त, इससे भी जो है जानकारी हमें मिलती है जिससे कि हम मौर्य युग की कड़ियां जोड़ सकते हैं। हाँ ऐसा ऐसा हो रहा होगा उस टाइम पे। गुड मॉर्निंग ज्योति, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पॉइंट आउट करते हैं चाणक्य।
चाणक्य। इनका नाम चाणक्य क्यों पड़ा? इनके पिता का नाम है चणक, तो उन्हीं से चाणक्य बोला जाने लगा। इनका जो ओरिजिनल नाम है, रियल नेम, वो क्या है? विष्णुगुप्त। ठीक है। फिर उसके बाद इनका एक और नाम है कौटिल्य, क्योंकि ये कुल्य वंश के थे। किस वंश के थे? ये कुल्य जनपद से बिलोंग करते थे। कुल्य जनपद से बिलोंग करने के नाम पे इनका क्या पड़ गया? कौटिल्य। ठीक है, ये नाम आपने ध्यान रखने हैं। तो आपके एमसीक्यू में अगर आपने, बहुत सारे बच्चे ऐसे रखते हैं अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी, लेकिन इनको यही नहीं पता होता कौटिल्य चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त उसका ओरिजिनल नेम है। तो या तो विष्णुगुप्त आए, या कौटिल्य आए, या चाणक्य आए, तीनों एक ही बंदे के नाम है और तीनों ने ही क्या है? अर्थशास्त्र लिखी है। तो ऑप्शन में अगर चाणक्य नाम मिले या कौटिल्य नाम मिले तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगा सकते हैं कि किसने लिखी है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लिए तीनों ही सही होंगे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और आपका चाणक्य। ये तीनों नाम एक ही बंदे के हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। गुड मॉर्निंग अनुज। इसके अलावा जो चाणक्य था वो क्या कहता था कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए, इसकी पुस्तक के बारे में तो हम देख चुके हैं, उस पुस्तक में क्या था, किसी भी राज्य को चलाने के लिए हमें 7 पिलर, जो 7 पिलर्स की थ्योरी है वो हमें देखनी चाहिए, सप्तांग मॉडल। और सप्तांग मॉडल क्या कहता है? सबसे पहले तो किसी भी, कोई भी एरिया है उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजन, मतलब वहां पे राजा होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, उस राजा को असिस्ट करने के लिए अमित्य होना चाहिए। अब अमित्य कौन थे? अमित्य या अमत्य बोलते थे मौर्य के टाइम पे जो मंत्री परिषद थी, जो बहुत सारे बड़े बड़े अफसर थे, उनको बोलते थे। ये लगभग 18 थे आपके। तो अमित्य यानी कि जो हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनकी एक टीम, वो 18 थे लगभग, उनको बोलते थे अमित्य, अमत्य या तीर्थ भी बोलते थे। ठीक है, गुड मॉर्निंग लवली। सबको आवाज क्लियर नहीं आ रही या दिलीप आपको ये आवाज क्लियर नहीं आ रही? बाकी लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही तो एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, तीसरे नंबर पे अब अमित्य है, मंत्री हो गए, राजा हो गए, अब जनता भी तो चाहिए, तो कौन चाहिए? जनपद भी चाहिए, मतलब जनता भी चाहिए। जनता होगी तभी तो राज करेगा ना राजा, ये चाहिए। चौथे नंबर पे उसको दुर्ग चाहिए। दुर्ग मतलब किला होना चाहिए, उसके पास महल होना चाहिए, राजमहल, जिससे वो लगे हाँ राजा है। अब एक सेकंड रुको, एक सेकंड, होल्ड फॉर सेकंड। अब आ रही है क्लियर? गुड मॉर्निंग प्लीज, अब आ रही है आवाज क्लियर? अब करें शुरू। ठीक है, उसके बाद दुर्ग चाहिए। दुर्ग मतलब किला होना चाहिए, किला होगा तभी तो राजा, राजमहल होना चाहिए ना, तभी राजा राजा लगेगा, वो होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? कोष। कोष क्या है? धन होना चाहिए उसके पास, जो टैक्स कलेक्ट करके धन लेकर आएगा। कोष होना चाहिए, धन होना चाहिए, तभी कुछ कर पाएगा। आर्मी को भी देना होगा, सेनापति को भी देना होगा, सारी चीजें। छठे नंबर पर दंड। दंड है आर्मी, कि उसके पास अपनी एक सेना होनी चाहिए, तभी सेना, किसी के साथ लड़ाई होगी तो क्या चाहिए? सेना चाहिए। और कौन सी चीज हो सकती है बताइए? अगर राजा राज्य कर रहा है तो और कौन सी चीज हो सकती है? राजा हो गया, अमित्य हो गया, जनपद हो गया, दुर्ग हो गया, कोष हो गया, धन हो गया, आर्मी हो गया। क्या कोई और चीज है आपके नजर में जो होनी चाहिए राजा के लिए? एक और चीज है मित्र, मतलब आप लड़ाई तो करो, दुश्मनों से तो लड़ाई करो, लेकिन राजाओं से आपको मित्रता भी रखनी है ताकि आपके बुरे टाइम पे काम आ सके। कई बार ऐसे आ जाए कि आपसे भी सुप्रीम पावर आ जाए, तो उससे लड़ने के लिए कोई और राजा चाहिए हो साथ में। तो ये साप्तांग मॉडल बोलता है चाणक्य कि किसी भी राजा को राज्य करने के लिए ये 7 चीजें बहुत जरूरी चाहिए होती हैं, किसी भी एक चीज के बिना राजा सही नहीं है। ठीक है, ये आपको क्लियर आ रही है? मेरे पास तो क्लियर आ रही है, मैंने चेक कर ली है।
इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है कि एक जो है, एक सेकंड, इसके अलावा है कि 4 और चीजें थी जो चाणक्य बिलीव करता था। वो क्या थी? साम, दाम, दंड और भेद। सबने सुना ये साम दाम दंड भेद, है ना? तो साम दाम दंड भेद जो है वो क्या है? साम दाम दंड भेद क्या है कि आप साम दाम दंड भेद क्या है बेसिकली ये, ठीक है ज्योति, थैंक यू, अगर क्लियर आ रही तो। साम दाम दंड भेद, ये 4 चीजें भी चाणक्य ने बोली। साम का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट करो उससे। साम दाम दंड भेद तो हमने सबने सुना होगा, लेकिन एक्चुअली मिलेगा अगर नहीं पता हो तो यहाँ पे देख लो आप सभी। साम का मतलब है कि अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आप क्या करोगे? रिक्वेस्ट करोगे उससे, ठीक है भाई ये काम है मेरा, ये कर दे। अगर रिक्वेस्ट करके नहीं हो रहा तो क्या है, तो आप छोटे भाई बहनों को क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट करने एक बार नहीं हो रहा तो चल तुझे 10 रुपए दे दूंगा, तो वो आपका दाम, यानी कि आप उसको प्राइस दो या फिर आप उसको ब्राइब दो, ठीक है? रिश्वत के रूप में बोलो, इनाम के रूप में बोलो, आप उसको उसका दाम दे रहे हो, ठीक है? फिर उसके बाद दंड, फिर आपका छोटा भाई बहन तब भी काम ना करे तो आप उसको हाथ भी चला देते हो, तो वो क्या है? दंड, यानी कि पनिश देके, पनिशमेंट देके आप काम करवा लोगे। अब मान लो वो पनिशमेंट देके भी काम ना करे तो फिर आप क्या करते हो? फिर कोई ऐसा हथियार निकालते हो, तेरी ये बात मम्मी को बता दूंगी, फटाफट से ये काम कर दे, है ना? तो वो वाली, तो वो क्या है? भेद, किसी की वीकनेस को समझना, किसी की वीकनेस को ढूंढना और उससे ये काम करवाना, ठीक है? तो साम दाम दंड भेद का मतलब ये है, यानी कि आप पहले रिक्वेस्ट करते हो, साम दाम का मतलब आप उसको प्राइस या ब्राइब देते हो, तीसरा आप पनिशमेंट, और चौथा आपकी वीकनेस अगर पता चल गई तो उससे आप उसके बदले आप जो है काम करवाते हो। ये होता है आपका साम दाम दंड भेद, ठीक है? अब हम आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा महाजनपद के टाइम पे जो लास्ट था वो कौन सा वंश चल रहा था? नंद वंश। नंद वंश को खत्म किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। इसीलिए हमने चाणक्य थोड़ा सा इंट्रो देख दिया ताकि आप लोगों को आसानी रहे, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको करेक्ट कर पाओ। अब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में माना जाता है कि ये शूद्र थे और कहीं कहीं इसको क्या माना जाता है? ये क्षत्रिय थे। तो जो ब्राह्मण टैक्स है, जो ब्राह्मणों के लिखे गए टैक्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये नंद वंश में एक मुरा नाम की जाति थी, इनकी मां नंद वंश में रहती थी, मुरा नाम की, उनके अकॉर्डिंग ये शूद्र हैं। लेकिन जो क्षत्रिय हैं उसके अकॉर्डिंग जो इसके बौद्धिकल टैक्स हैं, जो हमारे बौद्धिकल टैक्स हैं, बुद्ध टैक्स जो हैं, उसके अकॉर्डिंग ये मौर्य एक जाति है, मौर्य वो क्षत्रिय क्लैन है, तो ये मौर्य हैं और ये क्षत्रिय हैं। तो मुरा और मौर्य दोनों ही माने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र जाति के थे तो किस टैक्स के अकॉर्डिंग, तो आपको पता होना चाहिए ब्राह्मणिकल टैक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि ब्राह्मण टैक्स के अकॉर्डिंग, और बौद्ध टैक्स के अकॉर्डिंग ये क्या थे? ये मौर्य थे जो कि क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर? अब आपको पता है कि सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर जब आया था ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सब जीतता हुआ फिर इंडिया आया था, ठीक है? गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र, सब इंडिया आया था। तो जो हमारे इंडिया के इधर वाला जो भाग था जिसमें कि अफगानिस्तान भी है, बलूचिस्तान भी है और पाकिस्तान का सिंध एरिया, यहाँ इन एरिया से होते हुए गुजर के आया था। तो जहां जहां सिकंदर जीता था वहां सिकंदर तो नहीं कर सकता था कि मेरा ही राज है, सब जगह मैं ही बैठूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता था, एक ही आदमी हर जगह राज नहीं कर सकता था। तो इसने क्या किया था? इसने एक एक हेड छोड़ दिया था कि ये सेनापति है यहाँ का और ये मिलिट्री फोर्स आप रख लो, ये सेना रख लो और आपको इस एरिया का सब कुछ देखना है, एडमिन फीस का देखना है, टैक्स वैक्स भी आपको कलेक्ट करना है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो यहाँ पे जो था वो था सेलुलर निकोटस, ठीक है? सेल्यूकस निकोटस था। कौन था? सेल्यूकस निकोटर, सेल्यूकस निकोटर, ठीक है? वो यहाँ पे था।
तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया और इसको हरा दिया, तो ये हार गया आपका और ये जीत गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्यूकस निकोटर हार गया तो इसने बोला ठीक है एक संधि कर लेते हैं, पीस ट्रीटी जिसको हम बोलते हैं, एक संधि कर लेते हैं। एक संधि के अकॉर्डिंग क्या करो, आप मुझे 500 हाथी दे दो, आप मुझे 500 हाथी दे दो। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको 500 हाथी दे दिए और ये पूरा का पूरा एरिया किसका हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का। ये सारा एरिया अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सिंध चंद्रगुप्त मौर्य का हो गया। इसके अलावा एक और यहाँ पे हुआ था मैट्रिमोनियल अलायंस। सेल्यूकस निकोटर की बेटी थी हेलेना, तो हेलेना की शादी होगी चंद्रगुप्त मौर्य से, हेलेना की शादी होगी चंद्रगुप्त मौर्य से। तो सेल्यूकस निकोटर के जितने एरिया थे वो इसको मिल गए, प्लस हेलेना से इसकी शादी हो गई और इसने 500 हाथी अपने ससुर को दे दिए, सेल्यूकस निकोटर को दे दिए। ठीक है, वेलकम कपिल देव। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य है वो किस तरीके से बटा हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य की जो एडमिन है वो मानिए कि बहुत ही हाई लेवल की एडमिन थी। एक तो हमने वर्ड देख लिया, हम अमित्य या अमत्य या फिर तीरथ, या हम किसको बोलते हैं, जो हेड थे मतलब हाई लेवल के ऑफिसर्स। हाई लेवल के ऑफिसर्स को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं अमत्य, अमित्य या फिर तीर्थ, इनको हम बोलते हैं। इसके अलावा क्या था, जो सबसे छोटी यूनिट थी वो क्या थी, वो थी आपकी गांव, या फिर आप जिसको बोलोगे ग्राम। इसका हेड कौन होगा, ग्रामिकी। हाँ, पूरा लुसेंट होगा धनंजय, लुसेंट हम शाम को करते हैं 5 बजे। ठीक है, गांव ग्राम, उसकी ग्रामिकी। गांव के ऊपर कौन होगा फिर, ग्राम जो है, ग्राम के हेड को बोलते हैं ग्रामिकी, लेकिन इसकी असिस्टेंट के लिए एक होता था गोपा। गोपा क्या करता था, गोपा के पास 10 गांव थे, वो 10 गांवों को देखता था। इसके अलावा चाहे गांव के लेवल पे हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या फिर मतलब आपके प्रांत में हो, तो वो क्या होता था, समाहर्ता होता था। एक समाहर्ता क्या करता था, टैक्स कलेक्ट करता था। समाहर्ता क्या करता था, आपका टैक्स कलेक्टर को हम क्या बोलते थे, समाहर्ता बोलते थे। तो विलेज हो गया इस तरीके से, और मल्टीपल विलेज हो गए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एक विलेज को तो कौन देख रहा है, एक विलेज को आपको देख रहा है गोपा, सॉरी गोपा कितने विलेज को देख रहा है, 10 विलेज को। गोपा आपके 10 गांव को देख रहे हैं और सभी गांव का हेड कौन है, ग्रामिकी है। ठीक है, इसके बाद कौन है, यस, इसके बाद कौन है, इसके बाद है आपका डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के हेड को आप क्या बोलते हो, राजयुक्त या युक्त। राजयुक्त या युक्त बोलते हो इसको, किसको आप बोलते हो, डिस्ट्रिक्ट के हेड को बोलते हो। तो समाहर्ता तो आपका टैक्स कलेक्ट कर रहा है, और जिला प्रशासन है फिर इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, जिला प्रशासन को आप स्थानीय भी बोलते हो। ठीक है, इसको आप स्थानीय भी बोलते हो। तो एक स्थानीय में आपके 800 गांव होंगे, एक स्थानीय में 800 गांव, और 400 गांव जो यहाँ पे होंगे एक साथ 400 गांव, उसको बोलते हैं द्रोणमुख। 200 गांव को इकट्ठा करके बोलते हैं खरवटिक, और 100 गांव को इकट्ठा करके बोलते हैं संग्रह। इस तरीके से अलग अलग गांव में बटे हुए थे। ठीक है, ये 10 गांव तेरे तू गोपा, ये फिर 100 गांव तेरे ये संग्रह, ये 200 गांव ये खरवटिक, ये 400 ये द्रोणमुख, और ये 800 के 800 गांव एक डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसको मैं स्थानीय हूँ, राजयुक्त हूँ या युक्त हूँ, ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ। तो उसके बाद और कौन है, ये पूरा क्या बन गया आपका, प्रोविंस यानी कि प्रांत। इसका हेड कौन होगा, प्रांत। प्रांत का हेड कौन होगा आपका, प्रांत का हेड होगा प्रादेशिका। प्रादेशिका ये आपका क्या होगा, प्रांत का हेड होगा। तो टोटल जो है वो 5 प्रोविंस थे। टोटल कितने प्रोविंस थे, 5 प्रोविंस थे। एक तो आपका पाटलिपुत्र, दूसरा आपका तक्षशिला, तीसरा है आपका
उज्जैन, फिर कलिंग। कलिंग ये वही जगह है जहां पर अशोक कलिंग का युद्ध करेगा और उसके बाद वो बौद्ध धर्म की तरफ मुड़ जाएगा, उसके बाद वो बौद्ध धर्म की साइड मुड़ जाएगा। धनंजय क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद श्रवणगिरी। ये 5 प्रोविंस थे, 5 प्रोविंस बटे थे फिर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट बटे थे गांव में। इस तरीके से ये एडमिन थी, ये एडमिन पावर चलती थी। इसके अलावा इसके पास क्या थी, इसके पास थी समितियां। चंद्रगुप्त मौर्य के पास क्या थी, मौर्य साम्राज्य में क्या थी, समितियां थी। छह समितियां थी और हर एक समिति में 5-5 सदस्य थे। टोटल 6 समितियां थी और 5-5 सदस्य थे हर समिति में। ठीक है, पहली समिति में क्या था, शिल्प और उद्योग। शिल्प और उद्योग के बारे में ब्यौरा रखेगा। जो भी काम चल रहा है, कोई बुनाई कर रहा है, कोई कृषि कर रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, तो ये सारी चीजें शिल्प और उद्योग कौन देख रहा था आपका, ये फर्स्ट समिति देख रही थी। सेकंड समितियों में विदेशियों का ब्यौरा, कौन आ रहा है विदेश से, कौन जा रहा है, ये दूसरी समिति देख रही थी। हर समिति के अपने 5-5 जो है सदस्य हैं। तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे आपके देखते हैं जन्म मरण का ब्यौरा। तो राजा को सब पता था कि उसके एरिया में कितने लोगों की जन्म हो रहा है, कितने लोगों का मरण हो रहा है, कितने पॉपुलेशन है, तो वो सारा ब्यौरा जो है देख रहा था। चौथे नंबर पर है वाणिज्य, वाणिज्य और व्यापार। बाहर देशों के साथ किसके साथ व्यापार करना है, क्या व्यापार हो रहा है, ये हमारी चौथी समिति देखेगी। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे क्या है, 5वें नंबर पे वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। ये नहीं कि कोई चीज हम बेच रहे हैं तो ऐसे बेचने हैं, उसके लिए भी एक टीम है, मतलब इंस्पेक्शन हो रही है कि जो चीजें जा रही है उसका निरीक्षण हो रहा है। फिर उसके बाद 6ठे नंबर पे क्या लिखेंगे, सेल्स टैक्स, बिक्री कर। कोई भी चीज आ रही है, यहाँ पे क्या था कि टैक्स जहां से हो सके उतना टैक्स ले लो। कोई कृषि कर रहा है कि टैक्स, ये जंगल ये राजा के हैं, यहाँ से आपको कुछ चीज चाहिए तो 2 टैक्स, ये रास्ता हमारा है, यहाँ से कोई विदेशी जा रहे हैं, कोई भी व्यापार। ठीक है, ये हो गया हमारी समिति। इसके अलावा अगर सेना की बात करें तो एक तरीके से हम मौर्य का एडमिन बात कर रहे हैं। जो कौटिल्य है और मेगास्थनीज है, आर्मी में तो जैसे पैदल भी थे, रथ भी थे, ठीक है, हाथी भी थे, घोड़े भी थे, घुड़सवार, ठीक है, ये सारी तरीके की फोर्स थी। कौटिल्य बोलता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अध्यक्ष है, 4 अध्यक्ष है, हर एक का अपना अध्यक्ष है जो इसको देखता है। मेगास्थनीज क्या बोलता है, नहीं, अध्यक्ष नहीं है, एक समिति है और उसके 5 सदस्य हैं। तो इस तरीके से 6 समितियां बनी हुई है। वो यहाँ पे भी बोलता है कि 6 समितियां बनी हुई है, जैसे कि हमारे एडमिन करने के लिए बनी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज समितियां बनी हुई है और अकॉर्डिंग टू कौटिल्य ये क्या है, ये जो सेना है उन सबका बस अध्यक्ष है, कोई समिति नहीं बनी हुई है। तो इतना सब हो गया हमारा। और इसके अलावा क्या था, यहाँ पे स्पाइसेस भी थे, यानी कि गुड़ पुरुष, गुप्तचर को क्या बोलते थे यहाँ पे, गुड़ पुरुष। एक संस्था और एक संचार है। संचार से क्या पता चल रहा है, जो घूम फिर सके, संचार आदान प्रदान हो रहा है। तो ये वाले जो थे, ये वाले गुड़ पुरुष क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते थे। संस्थान में क्या हो गया,
कोई एक ही एरिया में बैठा वहीं की इंफॉर्मेशन ले रहा है, जैसे चाय वाला, पान वाला, तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है इनके पास। तो इसी तरीके से ये एक ही जगह पर बैठे, अगर इस जगह पर बैठे तो इस जगह की सारी इंफॉर्मेशन ये ले रहे हैं, ठीक है। इनके अलावा और भी होते थे, और भी गुप्तचर होते थे, ब्रॉडली ये दो ही कैटेगरी में है। इसके अलावा जो राजा था उसको ये भी जानना था कि दूसरे देश के राजा उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे देश के लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, जनता उसके बारे में क्या सोच रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करके ला रहा था, उसके लिए ये गुप्तचर जो है वो कलेक्ट करके ला रहे थे। इसके अलावा एक दंडपाल होता था। दंडपाल क्या है, पुलिस का अध्यक्ष है। तो अगर कोई भी गुनाह कर रहा है तो वो सारी चीजें, इनको सजा किसको देनी है, वो किसका काम है, दंडपाल का। इस पूरे राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की काम है दंडपाल की है, ठीक है। गुड मॉर्निंग अश्विनी। तो ये सारी चीजें हैं आपकी जो हमने पढ़ी है एडमिन में। अब हम आ जाते हैं दूसरे राजा पे जो है बिंदुसार। नहीं, इससे पहले एक और है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो श्रवण बेलगोला चला गया था। भद्र जो हमारा सूरभद्र और भद्रबाहु हमने पढ़ा था, तो भद्रबाहु के साथ जो है ये कहां चले गए, बेलगोला चले गए और वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। बेलगोला चले गए, इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। बेलगोला ये चले गए श्रवण बेलगोला भद्रबाहु के साथ, और वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है सलेखना विधि से। सलेखना विधि कौन सी होती है, जो आप भूख के कारण अपने जो है प्राण जो है वो त्याग देते हो, ठीक है। उसके बाद आता है बिंदुसार, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा बिंदुसार। आपका जो बिंदुसार है वो है 297 से 273, ठीक है। और जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे जिसके बारे में हम इतना अभी पढ़ रहे थे, उसने क्या क्या प्रशासन कौटिल्य के साथ मिलकर करे, तो वो कब से 322 से 297, ठीक है। बिंदुसार को बोला जाता है अमित्रघात, यानी कि जो शत्रुओं का नाश करते, और ग्रीक में बोला जाता है इसको अमितचेटस, ठीक है। ग्रीक में इसको बोला जाता है अमितचेटस। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता था ग्रीक में सेंट्रोकोटस, सेंट्रोकोटस, इसको चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता था। बिंदुसार को क्या बोला जाता है, अमितचेटस, अमित्रघात, यानी कि जो सभी दुश्मनों का नाश कर दे, वो बोला जाता है बिंदुसार को। बिंदुसार के टाइम पे क्या आपको ध्यान रखनी है, बिंदुसार के टाइम पे दो राजदूत आए थे, बस वो आपको ध्यान रखने हैं। एक आया था टोलमी के टाइम पे, एक आया था आपका एंटियोकस के टाइम पे। एंटियोकस कहां का है आपका, एंटियोकस आपका सीरिया का है, ठीक है। एंटियोकस के टाइम पे आए थे डायमेकस, एंटियोकस के टाइम पे कौन आया था, डायमेकस। दूसरा आया था टोलमी के टाइम पे, हाँ टोलमी के टाइम पे डियोनिसियस, ठीक है। ये आए थे आपके टोलमी के टाइम पे। बिंदुसार ने ना तो जैन धर्म अपनाया ना ही बौद्ध धर्म अपनाया, उन्होंने अपनाया आजीविका सेक्ट। आजीविका सेट था जो कि महावीर के ही एक फ्रेंड ने चलाया था। ये कहता है कि आप कितना ही कर्म कर लो, ना तो इससे आपका फ्यूचर बदलने वाला है ना आपका पास्ट बदलने वाला है। जो कर्म आपके हो चुके हैं पिछले जन्म में, वही अब आपके कर्मों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जितना आपकी किस्मत में लिखा है वही आपको मिलना है, चाहे आप उसके लिए मेहनत करो या ना करो। ये आजीविका सेट का था। तो आजीविका सेट के जो फाउंडर थे वो कौन थे, हाँ एंट्रोकोटस भी बोलते हैं, अश्विनी चंद्रगुप्त को एंट्रोकोटस भी बोलते हैं। वो आपके स्टेबी के अलावा और पोलीब्रोथम भी बोलते हैं, पाटलिपुत्र भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं आजीविका सेट में, तो आजीविका के फाउंडर कौन है, मलकाई गोशाला। तो इसके फाउंडर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके फाउंडर याद रखना। और बिंदुसार ने आपका आजीविका सेट अपनाया था। तो बिंदुसार के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिर्फ यही याद करने की जरूरत है। और बिंदुसार ने क्या किया था, दो अरेबियन सी के बीच में एरिया जीता था, यानी कि जो ये दक्कन इंडिया है, दक्कन भारत, दक्षिणी भारत, ठीक है, वो इन्होंने जीता था। साउथ इंडिया तक इन्होंने अपना मुगल साम्राज्य को फैलाया था। इसके बाद 273 में इनकी एक फैटल डिसीज के कारण मृत्यु हो जाती है, इनको भयंकर रोग के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है।
उसके बाद आएंगे अशोक, उसके बाद कौन आएंगे? अशोक आएंगे। अशोक के शासनकाल की बात करें तो वो 269 से शुरू होता है। 269 से बोल रही हूं मैं, 273 से नहीं बोल रही हूँ, 269 से 232 तक चलता है। तो यहाँ पे 4 साल का गैप देखने को मिलता है, 4 से 5 साल का यहाँ पर गैप देखने को मिलता है 273 से 269 तक। तो बिंदुसार के 100 पुत्र थे। ये बिठाना चाहता था किसको गद्दी पर? ये बिठाना चाहता था सुशील को गद्दी पर। ये सुशील को गद्दी पर बिठाना चाहते थे, लेकिन अशोक ने क्या किया? राधागुप्त, इनके जो मंत्री थे राधागुप्त, उनके साथ मिलकर इसको भी मार दिया। बाकी जो 99 अपने भाई थे उनको भी मार दिया। तो इसमें 3-4 साल का इनको टाइम लग गया। उसके बाद 269 पे इन्होंने गद्दी को ग्रहण किया है। किसने? अशोक ने। अशोक की अगर ये बात पूछी जाए कि इसमें लड़ाई में ऐसा राजा क्या किया, तो इतना नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो अपनी गद्दी पर बैठने के 8वें साल में इन्होंने एक कलिंग का युद्ध लड़ा। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अशोक के बारे में, ठीक है। इन्होंने एक कलिंग का युद्ध लड़ा और कलिंग के युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख के करीब जो है जेल में डाले गए, बंदी बना लिए गए। तो उस घटना के बाद से पहले बोला जाता है कि अशोक बहुत ही क्रूर नेता थे, मतलब किसी को भी मार देते थे, ऐसा बहुत ही क्रूर और मारते गद्दी पर बैठने के लिए इस तरीके से। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि मैं भौतिक तरीके से नहीं बल्कि सांस्कृतिक तरीके से राज्यों को अपने अंडर करूंगा। हालांकि कलिंग पे युद्ध पे इनको असर हुआ, लेकिन कलिंग को फिर भी इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला दिया। अब ये क्या बोलते हैं? भौतिक तरीके से नहीं चाहिए, एक ही धर्म होना चाहिए और जो पूरा का पूरा एरिया है वो एक ही बात बोले, मतलब एक ही नियम माने, एक ही कानून माने, ये अशोक बोलते थे। तो अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए जिसमें कि आपके 7 मेजर, 5 माइनर पिलर एडिक्ट हैं और आपके 22 रोक जो है एडिक्ट है वो है। क्या बोलते थे ये? कि बड़ों का आदर करो, ब्राह्मणों का आदर करो, महिलाओं को यज्ञ में नहीं बैठना चाहिए, पशु की जो है हमें बलि नहीं देनी चाहिए, पशुओं को हमें मारना नहीं चाहिए, तो हिंसा हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सभी बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी धर्मों का जो है हमें सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि ये धर्महीन है या ये धर्महीन है, तो ये बोलते थे। इसके अलावा बोलते थे जो राजा ने कह दिया वो सबसे ऊपर है, सभी उपदेशों से ऊपर है, जो राजा का उपदेश है वो सबसे ऊपर है। तो इन्होंने बहुत सारे जो है अभिलेख लिखवाए हैं। अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, इनके अभिलेख कहाँ मिलते हैं? अभिलेख इनके मिलेंगे रॉक पे, चट्टानों पे, या फिर इनके पिलर्स पे मिलेंगे। मतलब जैसे जहां पे कोई चट्टान है तो वहां पे तो उनको काट दिया गया और यहाँ पे अभिलेख लिख दिया गया इस तरीके से। लेकिन जहाँ पे चट्टान है वहां पे अभिलेख लिखवाने, तो वहां पे क्या करेंगे? वहां पे एक पत्थर सा लेते थे, या तो पत्थर रेड स्टोन होगा जो कि मथुरा आर्ट का है, या फिर चुनार का पत्थर होगा, ठीक है, ब्लैक स्पॉटेड। और पत्थर जो है वो कैसा होगा? सिलेंड्रिकल शेप में लिखा जाएगा। एक ही पत्थर से बनेगा और इस तरीके से होगा कि नीचे से बड़ा है, ऊपर जाते जाते ऐसे छोटा हो गया, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप में लगभग 40 मीटर का ये होता था आपका। कई में तो सिर्फ इतना ही है कि बस यहाँ है और यहाँ पे ऐसे ऐसे अभिलेख यहाँ पे लिख दिया है। कुछ में क्या है? कुछ में आपको जैसे सारनाथ वाला है, वहां पे क्या मिलेगा आपको? मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। ये क्या है? जो लोटस है, इन्वर्टेड लोटस, ठीक है, इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे कैपिटल। ये क्या है? इन्वर्टेड लोटस है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? ये होगा इस तरीके से, इसको बोलते हैं बेस होगा। फिर यहाँ पे कोई भी एनिमल होगा, जो भी है मतलब, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एनिमल होगा। जैसे सारनाथ वाले में क्या है? लोयन है। तो इसीलिए जब हम बौद्ध की बात करते हैं तो बौद्ध में क्या करते हैं? प्रथम उपदेशना चक्र से, चक्र जो ये अशोक चक्र है वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे चक्कर बना हुआ है और बाकी चीजें, तो वो सब इस तरीके से बने होते थे। तो कुछ रफली ऐसा ही है, एक्चुअल पिक्चर्स आप जो है वो देख लेना, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता था, कुछ में ये है और कुछ सिर्फ इतना ही होता था। ये ऊपर की ड्राइंग जो है वो नहीं होगी, ठीक है, इतना होता था।
बाद मैंने रोग एडिक्ट्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने गुहा लेख भी लिखवाए थे कि मैंने साधु संतों को कितना दान दिया है, वो सब तो वो भी लिखवाया था। ये बौद्ध धर्म को बहुत सपोर्ट करते थे, बौद्ध धर्म के लिए ही कर्नाटक की साइड भी चले गए थे, साउथ इंडिया में भी उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ही सपोर्ट किया था। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए किया कि बहुत सारा दान दक्षिणा दे दी कि आप बौद्ध धर्म के लिए जो कुछ करना है आप करो, बहुत ही प्रचार करो। तो इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी थी, एक तो है महादेवी, अशोक की पत्नी है महादेवी, उनसे इनको दो बच्चे होते हैं, एक होता है महेंद्र जो इनका बेटा, और एक संघमित्रा जो इनकी बेटी होती है। तो इन दोनों को ही वो कहां पर भेज देते हैं, श्रीलंका में भेज देते हैं कि जाओ श्रीलंका में जाके बौद्ध का प्रचार करो। इसके अलावा एक इलाहाबाद का अभिलेख है, इलाहाबाद का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख, जिसपे कि रुद्रा दमन ने भी लिखा है और जहांगीर ने भी लिखा है। तो इस अभिलेख में कारुवाकी के बारे में पता चलता है, कारुवाकी यानी कि इनकी वाइफ के बारे में कि उन्होंने कितनी दान दक्षिणा दी वो पता चलता है। इसके अलावा इनकी रानी थी तीक्ष्ण रक्षिता भी थी, पद्मावती भी थी, तो ये सारी इनकी जो है वो रानी थी, ठीक है। अब जो इनके अभिलेख है वो या तो ब्राह्मी में है या अरामिक में है, ठीक है। इन दोनों को अगर लिपि को मिला देंगे तो ये बन जाती है खरोष्टी, कुछ खरोष्टी लिपि में भी है, तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामिक, ये इन सभी लिपियों में इनके जो अभिलेख है वो लिखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अशोक के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है, अशोक के बारे में आप बस इतना याद रख सकते हो। इसके अलावा जो अशोक के अभिलेख है, अशोक नाम बहुत ही कम देखने को मिला है, वहां पर क्या मिला है, प्रियदर्शी, देवना प्रियम। तो जब हमें अभिलेख मिले थे, हम क्या जब स्टार्टिंग में अभिलेख मिले होंगे तो ठीक है, अशोक कोई और राजा है, देवना प्रियम कोई और राजा है, प्रियदर्शी कोई और राजा है। तो जब बाद में करियर जुड़ी तो पता चला कि प्रियदर्शी जो सबको प्रिय हो, देवना प्रिय जो देवों को भी प्रिय हो, इसके बारे में लिखा है। कहीं पर अशोक वर्धन लिखा है, कहीं पर महाराज अशोक लिखा है, कहीं पर अशोक लिखा है, कहीं पर प्रियदर्शी लिखा है, कहीं पर देवनाम प्रिय लिखा है, लेकिन ये सारे अभिलेख किसके हैं, ये सारे के सारे अभिलेख किसके हैं, अशोक के हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाएगा, प्रियदर्शी राजा मगध, देवना प्रियम अशोक राजा, अशोक वर्धन, अशोक मौर्य, राजा अशोक, अशोक, ये सारी चीजें किसके लिए हैं, अशोक के लिए ही ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के लिए इतना सपोर्टर है तो तीसरी बौद्ध संगीति भी करवाते हैं, तीसरी बौद्ध संगीति। पहली कहाँ हुई थी, अजातशत्रु के टाइम पे, अजातशत्रु के टाइम पे पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, राजगीर में, राजगृह में आपकी। दूसरी कब हुई, काला अशोक के टाइम पे वैशाली में। तीसरी अशोक के टाइम पे होगी तीसरी बौद्ध संगीति, और कहां पर होगी, पाटलिपुत्र में, ठीक है। 4 बौद्ध संगीति थी, तीसरी तक हम पढ़ चुके हैं, चौथी भी हम जब आगे आएगी राजा के अकॉर्डिंग उसमें आप देख लेंगे। पहली हुई अजातशत्रु के टाइम पे, दूसरी हुई काला अशोक के टाइम पे, तीसरी हुई आपकी अशोक के टाइम पे। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, ये याद रखना, बौद्ध संगीति आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है आपका। तो इतिहास में अशोक का स्थान धर्म प्रचारक के रूप में तो बहुत है कि सांस्कृतिक एकता से उसने पूरे राज्य को बांधने की कोशिश की कि एक ही धर्म हो, एक ही भाषा हो, सभी के लिए धर्म का प्रचार करने की कोशिश की कि सभी धर्मों को रिस्पेक्ट दो, ठीक है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सभी धर्म एक समान है और सभी को उसके अकॉर्डिंग जो है आपको रिस्पेक्ट दो, ठीक है। राजकीय निरंतर की बात करें तो जो कौटिल्य है वो कहता है कि जब वर्ण सिस्टम खत्म होने लगे, क्योंकि वर्ण सिस्टम भी तो काफी टाइम से चला आ रहा है ना हमारा, पोस्ट वैदिक एज में शुरू हो गया था हमारा, उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया था, उसके बाद महाजनपद भी आए, उसके बाद कितने सारे वंश आए, अब मौर्य। तो जो वर्ण सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अपनी छाप जो है छोड़ने लगा था। तो आप कहें कि राजा को उस टाइम पे फिर से लुकआउट करना चाहिए और राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए, तो इसीलिए इसको धर्म परिवर्तक या सामाजिक व्यवस्था का संचालक भी बोला जाता है। कौटिल्य ने राजा को बोला है ये धर्म परिवर्तक या सामाजिक जो है सामाजिक व्यवस्था है उसका संचालक, ठीक है। आर्थिक नियंत्रण की बात करें तो इसके पास 27 अधिकारी थे,
जो काम होता था उसको ये बोलते हैं श्रेणी। जैसे श्रेणी किसको बोलते हैं, कोई भी काम का है, जैसे कोई बुनाई कर रहा है तो ये एक श्रेणी होगी, ठीक है। कोई भी खेती कर रहा है ये एक श्रेणी होगी, कोई भी बर्तन बना रहा है तो ये एक श्रेणी होगी। तो इस तरीके से जो टोटल जो बिजनेस थे वो लगभग 27 थे और 27 के लिए 27 आदर्श होते थे। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा जो है, एक सेकंड, ठीक है, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि जो श्रेणी है, श्रेणी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि श्रेणी वर्ड कहां से आ गया। ये है, आप ये टैक्स लेते थे, टैक्स आपका लेते थे 1/4 से लेकर 1/6 भाग तक, 1/4 या 1/6। टैक्स के लिए सदा कि जहां से भी टैक्स मिल जाए वहीं से आ जाए। एक तो होता था भूमि कर, लैंड टैक्स। इसके अलावा अगर आपने राजा से या आपने राजा की सिंचाई की सुविधा भी ले रखी है तो इस पर भी आप टैक्स दोगे, ठीक है। कोई बिजनेस कर रहे हो उस पर भी टैक्स दो, कोई व्यापार करने आ रहे हैं तो सेल्स टैक्स दो। तो जहां से भी टैक्स आ सकता था वहां पे से टैक्स आता था। तो पैसा बहुत था, क्योंकि पैसा भी तो चाहिए। इतने सारे मंत्री बिठा के रखे हैं, समितियां बना के रखी है, हर एक चीज का अध्यक्ष रखा है, सेनापति है, पुरोहित है, तो मतलब जो भी है, युवराज होता था, युवराज का यहाँ पे यूज होती है। तो युवराज का मतलब कि जो उत्तराधिकारी होगा, पुरोहित जो पूजा पाठ करेगा, सेनापति सेना का अध्यक्ष होगा। तो बहुत सारे इसने अध्यक्ष बना के रखे हैं, इतनी लंबी चौड़ी इतनी आर्मी रखी है। तो सभी के लिए पैसा चाहिए, तो जहां से भी मिल सकता था वहीं से टैक्स कलेक्शन यहाँ पे होता था, ठीक है। तो ये है आपका जो हमने डिस्कस किया कि कैसे राजा था और क्या कुछ चीजें थी। हम पढ़ते हैं कि पतन के कारण क्या थे। क्या कारण थे कि पतन हो गया, जो इतना मौर्य साम्राज्य जो इतना अच्छे से चला। एक तो ब्राह्मणों का रिएक्शन, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। ब्राह्मणों ने प्रतिक्रिया क्योंकि ब्राह्मण इसके अगेंस्ट क्यों हुए, क्योंकि इसने बोला कि पशुओं की हत्या मत करो, अहिंसा करो, किसी की हत्या नहीं करनी है। और ब्राह्मण तो क्या करते उस टाइम पे यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ जैसे अश्वमेध यज्ञ था तो घोड़े को मारना है 1 साल के बाद, उसके बाद बलि देनी है। तो ये ब्राह्मणों के रिएक्शन सबसे पहले रहा। दूसरा, इसके पास जो है ना पैसा ही नहीं बचा, जो वित्तीय संकट आ गया। वित्तीय संकट क्यों आ गया, क्योंकि अशोक ने इतना दान दिया है ना वो भिक्षुओं को धर्म के प्रचार के लिए, कि ऐसा माना जाता है कि इसका सारा का सारा धन खत्म हो गया था। और जो देवी देवताओं की मूर्ति भी बनी हुई थी ना, सोने की मूर्तियां, उसको गला गला तक प्रशासन चलाना पड़ा था। तो वित्तीय संकट बहुत ही भारी मात्रा में हो गया था। तीसरा क्या होगा, आपकी दमनकारी शासन। अब अशोक नहीं संभाल रहा, अशोक अपने धर्म प्रचार में लगा हुआ है। जो बाकी अध्यक्ष है वो अपने मनमर्जी से काम चलाएंगे, भाई टैक्स दे, ये कर वो कर। सभी जगह अध्यक्ष है वो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि अशोक तो अपना धर्म प्रचार में निकल चुका है। इसके अलावा अब क्या होगा, जहां का राजा इतना कमजोर होगा तो विदेशी आक्रमण होंगे। तो जो अपना नॉर्थ वेस्ट है जो फेमस है, जहां से आक्रमण होते हैं, फिर वहां से और जो शक्तियां हैं वो आने लगेगी, और पावर जो है वो आने लगेगी, और वो आक्रमण करने के लिए आएंगी। तो जो है पतन की ये 3-4 कारण है जो आपको याद रखने की, इससे हमारा जो है वो पतन हो गया। अश्विनी हम डिस्कस कर चुके हैं कि धर्म के लिए क्या क्या किया अशोक ने। आप वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है बीच में, तो इसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार किया उसने अभिलेख जो है वो बनवाए हैं, कितना सारा दान दक्षिणा दी है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने काफी सारे जो अपने अध्यक्ष हैं वो भी भेजे हैं, अपने पुत्र पुत्री महेंद्र सिंह मित्तर उनको भी भेज दिया श्रीलंका में। तो अलग अलग एरिया में जाके इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सब किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आर्ट एंड कल्चर कैसा था। कला और संस्कृति कैसी थी मौर्य टाइम पे। एक को बोलते हैं पॉपुलर आर्ट, एक बोलते हैं कोर्ट आर्ट। एक होती है पॉपुलर आर्ट और एक होती है आपकी कोर्ट आर्ट होती है, कोर्ट आर्ट होती है आपकी। ठीक है, कोर्ट आर्ट और अदर आर्ट फॉर्म में क्या है आपका। कोर्ट आर्ट क्या होती है, प्लेस, पिलर, स्तूपा जो कि राजाओं ने करवाई है, ठीक है। जैसे स्तूपा बनवाए, ठीक है, पिलर्स बनवाए, प्लेसेस बनवाए, महल, ये सारी चीजें। इसके अलावा पॉपुलर आर्ट में जो कि आम जनता जो कर ही रही है वो सारे पॉपुलर आर्ट आपकी, जैसे
केव्स हैं, पोट्री है, जो बर्तन बन रहे हैं, स्कल्पचर्स बन रहे हैं, ये सब आपकी क्या है, पॉपुलर आर्ट है। अगर हम बात करें सबसे पहले प्लेसेस की, महलों की, तो महल में क्या होता था, पिलर्स होते थे, पिलर्स होते थे। तो अशोक के टाइम पे 80 पिलर का हॉल मिला है, और बाकी जो महल का काम है वो आपका वुडन वर्क है। तो बहुत सारे जो महल आपको मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उसमें बस ये पिलर्स तो दिखेंगे, लेकिन ऊपर का कुछ भी ढांचा जो नहीं दिखेगा, क्योंकि जो वुड थी वो अभी सर्वाइव नहीं कर पाई है, तो वुड के साक्ष्य नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जैसे पिलर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्लेसेस में आपको ये सब मिलेगा। तो प्लेसेस के जो महल है उसके साक्ष्य कम है, क्योंकि वुडन नहीं कर पाई, तो वो एकदम से एग्जैक्ट जो फिगर थी वो नहीं आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। स्टोन था पिलर्स के लिए बहुत ही चमकीला, मेगा मोनोलिथिक था, मतलब ठीक है, मोनोलिथिक था। और यहाँ पे आपको जो मिलेगी वो कहाँ मिलेंगी, कैपिटल पाटलिपुत्र में, कुमराहो साइट्स पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो ग्रेप्स की जैसे बेल होती है, अंगूर की बेल, उस तरीके की डिजाइन इसमें जो है किए गए हैं। दूसरी हम बात करें पिलर्स का, तो पिलर्स इन्होंने काफी सारे इंस्क्रिप्शंस करवाए कि अगर कोई संदेश देना है अपने प्रजा को तो वो भी पिलर पे, ठीक है, कि मेरा संदेश, राजा का संदेश सबसे ऊपर है, वो भी पिलर पे है। अगर किसी जगह पर कोई उसकी जीत हो गई तो वो भी पिलर पे है मौर्य साम्राज्य में। तो वो सारी चीजें यहाँ पर मिली है। तो फ्री स्टैंडिंग कॉलम्स है, ऐसा नहीं कोई डिजाइन है, बस आपकी सिलेंड्रिकल शेप है और उस पे आपके बना दिए गए हैं। तो या तो रेड व्हाइट से बने, मैंने आपको बताया, जो कि मथुरा आर्ट में है, आपका मथुरा आर्ट आपकी रेड एंड व्हाइट में बने हैं, या फिर चुनार पत्थर में, लेकिन एक ही पत्थर से बने हैं। उस पिलर इंस्क्रिप्शन से क्या फायदा होता था, पिलर इंस्क्रिप्शन से ये फायदा होता था, एक जगह से ले जाकर आप उसको दूसरी जगह पर इजीली रख सकते थे, जैसे कि रॉक को नहीं रख सकते थे। रॉक इंस्क्रिप्शन को तो आप उठा नहीं सकते, लेकिन पिलर इंस्क्रिप्शन को आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर आराम से आप रख सकते थे। नियरली ये 40 फीट के आपके ऊंचे होते थे। अब हम बात करते हैं, तो मैंने पिलर कैसे होते थे वो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि कैपिटल होता था, बेस होता था, एनिमल होता था, और जो ये पार्ट होता था ना, इसके ऊपर के ये नीचे, ये इसको हम शाफ्ट बोलते थे, ठीक है, इसको हम शाफ्ट बोलते थे। तो ये कुछ नाम है जो आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसके बाद स्तूपा। स्तूपा क्या होता है, स्तूपा कोई नई चीज नहीं थी जो एकदम से आ गई हो। स्तूपा बेसिकली बरियल माउंट है, ब्राह्मण में भी होता था, अगर कोई मर गया तो यहाँ पे है और उसके ऊपर इस तरीके से बना दिया जाता था, बरियल माउंट बना दिया जाता था। यही आपके स्तूपा में हुआ है। तो स्तूपा एकदम से नई चीज नहीं है, जो ब्राह्मण में प्रैक्टिस हो रही थी वही चीज है कि कोई अगर मर गया तो उसका कलश रखे, वो सारी चीजें रखे, उसके ऊपर से बरियल माउंट बना दिया गया है, तो उसको लोग पूछते थे, वो स्तूपा है आपका। तो स्तूपा की डिजाइनिंग आपने थोड़ी सी देखी है, किस तरीके से है, मैं कोशिश करूंगी बनाने की। ये हमने तीनों चीज देखी है, तो मैं इसको रब कर रही हूँ। इस तरीके से आपका होगा, जिसको हम बोल रहे हैं अन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से आपका जो है ये आपका बेस होगा। बेस के बाद यहाँ पे इस तरीके से आपका थोड़ा सा ये बना होगा, इसको हम बोल रहे हैं हेमरिका, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ थोड़ी सी ऐसे छतरी सी बनी होती है, ठीक है, समझ रहे हैं, अपने बुक में देखा था अच्छे तरीके से। ये हम क्या बोलते हैं, छत्रिका। जो बरियल माउंट है वो यहाँ पे रखा होगा, इसी के ऊपर फिर से एक छोटा सा बरियल माउंट अंदर भी बना होता है, ठीक है, सेम ही अंदर भी बना होता है, जिसकी लोग पूजा करते हैं। ऊपर से जो बरियल माउंट है वो अंदर ही आपको इसी तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा स्तूप में, ठीक है। अब कहीं कहीं पे तो आपको दो मिलेंगी परिदक्षिणा पर, जिसके कि हम जैसे मंदिर में परिक्रमा करते हैं उस तरीके से। तो एक मान लो ये है, ये क्या आपका परिदक्षिणा पद, परिदक, ये अपर है, इसी तरीके से यहाँ पे होगा एक लोअर, ठीक है। यहाँ पे ये सीढ़ियां होंगी ऊपर जाने के लिए, ऊपर और लोअर में, इनको हम क्या बोलते हैं, सोपान। ये क्या है, लोअर परिदक्षिणा पद। और जो यहाँ पे डिजाइन से बनी हुई है, यहाँ पे जो डिजाइन है, यहाँ पे डिजाइन मतलब अच्छी से कलाकारी की गई है, अच्छे से डिजाइन है, उसको हम बोलते हैं वैदिका, ठीक है। ये वैदिका है आपकी। और यहाँ पे चारों तरफ ही एक दरवाजा होता था इस तरीके से, और यहाँ पे भी जो है डिजाइनिंग होती थी। ये जो दरवाजा है आपका चारों दिशा में होगा, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट चारों में होगा। तो ये जो है आपका क्या बोलते हैं, इसको तोरण बोलते हैं,
ठीक है, ये कुछ इस तरीके से स्तूप है आपका, इसको थोड़ा सा मिला दो, थोड़ा सा स्तूप जैसा दिख रहा होगा, तो ये आपका स्तूप है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना इसको। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है स्तूप का। तो क्या था, जब बौद्ध की डेथ हुई तो उनके कलश में जो उसकी राख थी वो कहां पर रखी थी, वो पीपल वन में रखी थी। लेकिन अशोक ने क्या करवाया था, अशोक ने बोला कि इस राख को 8 जगह पर डिवाइड कर दिया गया था। बाद में 8 जगह पर अलग अलग जगह पर रखा गया था। कहां पे रखा गया था, जैसे राजगढ़, वैशाली, कपिल वस्तु, अलकपा, रामग्राम, रातीपर, पावापुरी, कुशीनारा, इन सभी जगहों पर रख दिया गया था। और जो लास्ट में जो पीपल वन था वहां पे बस वो कलश है जो कलश ही रखा रह गया था। ठीक है, ये आपने देखना है। अब बात कर लेते हैं हम केव्स की। कौन कौन सी केव्स जो है वो बनाई गई है, केव्स और देख लेते हैं। केव्स बिहार की बराबर वो है जो फेमस है। तो एक तो अशोक के टाइम पे आपकी बनाई हुई जो है बराबर हिल्स आपकी, बराबर हिल्स है, कहां की है, बिहार की। किसके टाइम पे बनाई, अशोक के टाइम पे बनाई। यहां पे क्या है, इस बराबर हिल्स में क्या है, इसमें 4 केव्स हैं। एक तो है आपकी लोमस ऋषि की केव, ठीक है। दूसरी आपकी सुदामा केव है, मतलब सुदामा गुफा है। हिंदी में हम आपको एग्जैक्ट नाम बता देती हूँ क्या है। हाँ, सुदामा केव हो गया आपकी। फिर विश्व झोपड़ी और करण चौपड़, विश्व झोपड़ी है और चौथा करण चौपड़ है। ये गुफाएं किस टाइम पे बनी, ये गुफाएं बनी आपकी अशोक के टाइम पे। जो आपकी गुफा है आपकी लोमस ऋषि की, वो तो फ्रंट से ऐसी है, लेकिन ये सारी इस तरीके से है। ठीक है, ये सारी इस तरीके से हैं। जो लोमस ऋषि वाली गुफा है वो आपकी इस तरीके से है। तो ये गुफा कैसे बनाई जाती थी, एक पूरी सी चट्टान है, बस उसी में सारा काम हो रहा है, वहां से गुफा बना दी जाती थी। तो गुफा बेसिकली ऐसे होती थी, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे मेन गेट है, ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा हॉल होगा, फिर यहाँ से एक छोटा सा गेट जाएगा और यहाँ पे एक कमरा होगा। ठीक है, इस तरीके से बनाई जाती थी। रूम आपका ओवल शेप का होता था, हॉल आपका इस तरीके से होता था। तो जो लोग आते थे वो यहाँ पे बस मीटिंग करो जो चलो, और जो है यहाँ पे एक रूम होता था जो ओवल शेप का होता था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसमें वुडन वर्क है और बहुत ही अच्छी सी कारीगरी की गई है लोमस ऋषि वाली पे। सुदामा पे या फिर विश्व झोपड़ी पे या करण चौपड़ पे कोई कारीगरी नहीं है, ज्यादातर डेकोरेशन कुछ नहीं है। करण चौपड़ में बल्कि एक सिलेंड्रिकल है और विश्व में, और करण चौपड़ में बल्कि 2 सिलेंड्रिकल है। विश्व झोपड़ में 2 है और करण चौपड़ में 1 है। इस तरीके से ये है। तो ये केव बनाई गई थी अशोक के टाइम पे। अब अशोक के टाइम पे केव नहीं थी, और भी केव बनाई गई थी, जो बनाई थी अशोक के ही पोते ने। उसका नाम क्या था, दशरथ। और कब किसने बनाई थी, दशरथ जब रूल आया था, दशरथ का जब रूल आया था, अशोक के पौत्र ही, पोते मतलब, ठीक है, अशोक के पोते का रूल आएगा तो तब बनाएंगे ग्रैंडसन अशोक के। इन्होंने भी 3 केव बनाए हैं। इन्होंने कहां पे बनाई है, जैसे उन्होंने बराबर हिल्स बनाई है बिहार की, इन्होंने नागा अर्जुन हिल्स बनाई है, नागार्जुन हिल्स, नागार्जुन हिल्स बनाई है। तो इन्होंने एक तो होगी इनकी वतीता का कुंभा, वतीता का कुंभा, दूसरी है वापिया का कुंभा, तीसरा है गोगे के। ये बनाई है नागार्जुन हिल। ये किसने बनाई है, दशरथ ने बनाई है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आपका जो चैप्टर है उसका जो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, जो आप बाद में जाकर पढ़ते हैं, वो आप यहीं पे कवर करते चले जैसे जैसे आपका टॉपिक हो रहा है, क्योंकि आपको इससे आसानी भी रहेगी कि उस टाइम पे कौन सा पीरियड आया। बाद में आप पढ़ोगे तो आपको नहीं रहेगी। तो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक मैंने यहाँ पर इसलिए कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो गोपी केव जो है वो सेमी सर्कुलर है। जो ये गोपी केव है ये ऐसे सेमी सर्कुलर है। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर है।
इसके अलावा जो विदित्या का कुंभा है, इसमें जैसा मान लो यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन जो इसकी एंट्री है ना वो बैक में जाकर है, पीछे से इसकी एंट्री है, फ्रंट से एंट्री नहीं है, पीछे से एंट्री है इसकी। और तीसरे में क्या है आपकी जो आजीविका के लिए है, तो ऑल केव्स, ये जो मिर्जा मंडी के जो वादिया के कुंभा है, ये सब किसको दी जाती थी? आजीविका वालों को, आजीविका सेक्ट वालों को। जैसे चैत्य विहार बौद्ध धर्म को दी जाती है, आजीविका धर्म भी हमने पढ़ा, तो आजीविका के लिए वादिया के कुंभा ये दी जाती थी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं पोट्री कैसे थी, कैसे बर्तन बनाए जाते थे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, तो अच्छे से रिवाइज करना, जो भी बुक है जो भी चीज है आपके पास उसी से आप रिवाइज करना। पोइट्री की बात करें तो कैसी थी? नॉट ब्लैक पॉलिश्ड वेयर थी, ब्लैक कलर की बहुत ही पॉलिश्ड वेयर होती थी कि एकदम से चमकीली है इस तरीके से होती थी। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि जैसे खराब हो गई, जैसे अपने घर में कांच वांच के बर्तन खराब हो गए तो फेंक दे, नहीं, उसको रिपेयर किया जाता था और फिर उसको यूज कर लिया जाता था। ठीक है, रिपेयर करके इसको यूज किया जाता था। किस किस टाइप के थे? जैसे कि हमारे घर पे टीन कटोरी आपने देखी होगी ना, ऐसे ऐसे लाइंस बनी होती है उसमें, तो इस टाइप के थे। ठीक है, या फिर कोई कप इस तरीके से बना होता था, ये कोई कप इस तरीके से कप भी बने होते थे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोरिगेटेड था, मतलब आपने देखा होगा ना कोई गत्ता होता है तो ऐसे होता है, हल्की हल्की जगह पर थोड़ा सा ऊपर उठता है, इससे क्या होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरीके का ये मटेरियल यूज किया जाता था, इसको हम बोलते हैं कोरुगेटेड। ठीक है, कुछ थिन भी होती थी, कुछ पतली ब्लैक कलर की होती थी, कुछ रेड कोर की होती थी। ऊपर से जो है क्या किया कि यहाँ पे जो भी बर्तन बनाए हुए तो रेड बना दिया, और जिसके ऊपर की जो लाइंस थी वो हमने ब्लैक दे दी, तो इस तरीके से भी होती थी। तो अलग अलग तरीके के जो बर्तन है वो यहाँ पे इस टाइम के आपको मिलते हैं। आपके पास जो भी आर्ट एंड कल्चर की बुक हो या जो भी हो, नहीं हो तो नेट पे जाके देखना, यहाँ आपको तस्वीरें जो है वो मिल जाएंगी आराम से। ठीक है, ऊपर बैठना। उसके बाद स्कल्पचर से, यानी कि जो मूर्तियां बनाई जाती थी, मूर्तियां किसकी बनाई जाती थी? अभी तक यहाँ पे बौद्ध धर्म जैन धर्म की मूर्तियां नहीं बनाई जाने लगी हैं, अभी तक बनाई जाती है किसकी? यक्ष और यक्षियों की, यक्ष और यक्षी की बनाई जाती है मूर्तियां, जो कि कहते हैं ईरानी देवी देवता थे। तो यक्ष यक्षियों की यहाँ पर मूर्तियां बनाने लग जाएंगी, उसके बाद ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी मूर्तियां जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉइन्स की। जो यहाँ पे कॉइन्स हैं वो सोने के भी हैं, चांदी के भी हैं, तांबे के भी हैं। पन या पन ये बोलते हैं हम किसको? पन्नापन, ये हम बोलते हैं सिक्कों को। जो यहाँ के सिक्के उसको हम क्या बोलते हैं? पन बोलते हैं। ठीक है, गोल्ड को हम कितने टाइम से बोलते जा रहे हैं? निशक, हमने वैदिक काल में पढ़ा था, निशक बोलते हैं। और ये क्या है? एक तरीके से काले चांदी बोलते हैं इसको, कर्षा, कालापन। ठीक है, ये इसको बोलते हैं। अब जो है आपके कॉइन्स हैं, सोना चांदी तांबा तीनों चीजों के बने हैं। पंच मार्क ही है यहाँ पर अभी भी, पंच मार्क यानी कि आज सिक्के बस पंच कर दिया जाता है और वो सिक्के जो बन जाता है किसके लिए यूज होंगे? ट्रेड करने के लिए, ऑफिशियल्स को पे करने के लिए। और यहाँ पे क्या क्या होता था? इस पे किसी पे सोलर सन है, किसी पर कोई स्पेसिफिक एनिमल होता था। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपकी उस पे होती थी। किसी पे माउंटेन्स है, दरब चक्कर है, वाटर टैंक है, ये सारी चीजें आपकी होती थी। नॉर्मली 5 तरह की सेल्स पंच होती थी, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके साथ ही आज का हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, मौर्य युग। मौर्य युग में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार हमारा जो था, कौटिल्य, उसके बारे में पढ़ा। वहां कैसी सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ है वो हमने पढ़ी। धर्म की स्थापना कैसे की अशोक ने वो हमने पढ़ी, धर्म के उसने क्या क्या किया। इसके अलावा हमने आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक भी यहाँ पर देख लिया है, तो आपको आर्ट एंड कल्चर में दोबारा से मौर्य पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में तो दोस्तों इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पिछले सारे जो लेक्चर्स हैं मैंने सब में टॉपिक के नाम डाल दिए हैं, अगर कोई छूट गया है बाय मिस्टेक तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। कल का जो टेस्ट था अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किया है तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, DSSB, KVS, NVS, EMRS, UGC नेट, चाहे आप किसी भी लेवल के हो, TCT, PCT, PRT, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, सभी के लिए नोट्स अवेलेबल है। और नोट्स अवेलेबल है तो आपको इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8447410108। आप अपने नाम,
अपने शहर का नाम और अपने एग्जाम का नाम लिख के हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ का भी लिंक नीचे है, तो वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे कल 10 बजे। अभी हम 12 बजे मिलेंगे हिंदी के लेक्चर के लिए, और उसके बाद 3 बजे इंग्लिश और 5 बजे दूसरा जीके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।